हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल बृहस्पति कोचिंग में स्वागत है। चलिए दोस्तों, हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। जैसा कि आपको भी पता होगा कि हम लोगों ने इससे पहले वाली वीडियो में क्या देखा था, हमने जीवन अवधि के बारे में पढ़ा था, है ना। आपको याद होगा। अभी हम लोग इस वीडियो में, चूँकि हम 12वीं क्लास का पहला लेसन जीव में जनन पढ़ रहे हैं, तो अभी इस वीडियो में हम लोगों को क्या पढ़ना है, हम लोग इस वीडियो में जनन पढ़ेंगे। जनन किसे कहते हैं, जनन कितने प्रकार का होता है, ठीक है, और उन प्रकारों का विस्तृत अध्ययन करेंगे। समझ में आ गया ना पढ़ना क्या है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। देखिए, पहली चीज है, हमें यहाँ पर ये थोड़ा सा फीका दिख रहा होगा क्योंकि मार्कर चल नहीं रहा था। यहाँ पे हमने इंक भी डाली लेकिन ये फिर भी अभी सही नहीं होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम जनन को समझते हैं कि जनन किसे कहते हैं। जनन को इंग्लिश में रिप्रोडक्शन कहा जाता है, ठीक है। जनन होता क्या है, जीवों द्वारा अपने जैसे जीव उत्पन्न करने की क्षमता प्रजनन या जनन कहलाती है, ठीक है। समझ में आ गया ना। जीवों द्वारा, देखिए प्रत्येक जीव क्या करता है कि अपने वंश को बनाए रखने के लिए, ठीक है, अपनी जाति को बनाए रखने के लिए प्रजनन करता है या अपनी जैसी संतान उत्पन्न करता है। तो इसी को अपने जैसे अपने जैसे संतान उत्पन्न करने की क्षमता को ही जनन कहते हैं। जनन समझ में आ गया ना। हम सभी लोग जनन करते हैं ना, और आपने भी देखा होगा कि कई बार पौधे भी जनन करते हैं, ठीक है। आप कोई आम का एक पेड़ लगाते हैं, उससे हजारों पेड़ तैयार हो जाते हैं, तो यही प्रक्रिया क्या कहलाती है, जनन कहलाती है। जनन आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद अगर हम प्रकार की बात करें तो दो प्रकार से प्रमुख रूप से होता है, एक अलैंगिक जनन, एक लैंगिक जनन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं, ठीक है, इंग्लिश में। तो सबसे पहले हम अलैंगिक जनन देख लेते हैं कि अलैंगिक जनन क्या होती है, ठीक है। तो इसको देखते हैं। देखिए, अलैंगिक जनन में हमने लिख रखा है कि इस विधि में एकल जीव संतान उत्पन्न करने की क्षमता रखता है। समझ में आया। अगर कोई जीव है अकेले ही संतान उत्पन्न करने की क्षमता रखता है, ठीक है, तो उसमें किस प्रकार का जनन पाया जाएगा, अलैंगिक जनन। या फिर कोई जीव है ऐसा जो एकल अकेले ही संतान उत्पन्न करने की क्षमता रखता है, उसको अलैंगिक जनन कहते हैं। और इस प्रकार के जनन प्रक्रिया के पश्चात उत्पन्न जीव मात्र अथवा पितृ के आकार की एवं आनुवंशिक रूप से समान होता है, ठीक है। अच्छा, इस प्रक्रिया में जो संतान उत्पन्न होगा, मान लीजिए उदाहरण के लिए हमने अलैंगिक जनन किया, तो हमसे जो संतान उत्पन्न होगी, ठीक है, वो आनुवंशिक रूप से और आकारकीय रूप से, मतलब आकार भी सेम हमारे जैसा होगा और आनुवंशिक रूप से भी, ठीक है, आपने डीएनए पढ़ा होगा, आनुवंशिक रूप से भी हमारे समान ही होगी, मतलब समरूप होती है, ठीक है। तो अगर समरूप होती है या समरूप होता है कोई जीव किसी जीव का, तो उसके लिए जीव विज्ञान में एक शब्द का उपयोग किया जाता है, उसे क्लोन कहते हैं। आपको ध्यान रखना है कि क्लोन किसे कहते हैं, ठीक है। तो क्लोन किसे कहते हैं, समझ में आ गया ना। क्लोन कहा जाता है जब जो उत्पन्न संतान होती है मात्र अथवा पितृ से आनुवंशिक और आकार की दोनों रूप से बिल्कुल समान होती, अंतर नहीं कर पाएंगे आप। मतलब ऐसे समझ सकते हैं कि अगर जो हमारी संतान होगी, उदाहरण के लिए हमारी जो संतान होगी बिल्कुल हमारे जैसी होगी, आप उसमें अंतर नहीं कर पाएंगे, तो आप उसको क्या कहेंगे, क्लोन। जैसे उदाहरण के लिए गांव में आप लोग डुप्लीकेट शब्द यूज करते हैं ना, कि ये उनका डुप्लीकेट, मतलब जो दिखता सेम हो, है ना, जो सेम दिखता हो, उसी को क्या बोलते हैं, डुप्लीकेट। तो यहाँ पर भी क्लोन का मतलब डुप्लीकेट, लेकिन आपको समझाने के लिए ये चीज, आपको क्लोन का क्लोन ही रहने देना है। समझ में आ गया होगा ना कि क्लोन किसे कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब इसके प्रकारों की अगर हम बात करें, अलैंगिक जनन के प्रकारों की बात करें, तो ये कुछ मुख्य प्रकार दिए हैं, जैसे विखंडन, मुकुलन, बीजाणु जनन और कायिक प्रवर्धन। तो अभी हम लोग इनको भी एक एक करके चलिए देख लेते हैं। सबसे पहला दिया है विखंडन, फिशन बोलते हैं इंग्लिश में इसको। ये दो प्रकार का होता है, एक द्विविखंडन, एक बहुविखंडन। तो विखंडन के नाम से ही आपको पता लग रहा होगा कि कोई जीव है जो विखंडित हो रहा है, टूट रहा है, ठीक है।
तो विखंडन की प्रक्रिया में क्या होता है कि कोई जीव एक या एक से अधिक भागों में खंडों में विभाजित हो जाता है या टूट जाता है और प्रत्येक खंड एक नए जीव का निर्माण करता है। तो यही प्रक्रिया विखंडन कहलाती है। तो समझ में आया ना, विखंडन क्या होती है? विखंडन की प्रक्रिया वह प्रक्रिया है जिसमें कोई जीव एक या एक से अधिक खंडों में विभाजित हो जाती है और प्रत्येक खंड नए जीव का निर्माण करती है। तो ये विखंडन हो गया। अब अगर दो खंडों में विभाजित हो रहे हैं तब उसको द्विविखंडन कहते हैं। क्या कहते हैं? द्विविखंडन। जैसे अमीबा, अमीबा में क्या होता है कि ये अमीबा, मान लीजिए उदाहरण के लिए ये अमीबा है, तो ये क्या होता है कि बीच से संकुचित होकर के इस तरीके से संकुचित होकर के ये देखिए दो खंडों में विभाजित हो गया है ना, दो खंडों में विभाजित हो गया। तो ये समझ में आ गया ना, मतलब ये क्या है? द्विविखंडन का उदाहरण है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं बहुविखंडन। देखिए यहाँ पर बहुविखंडन लिखा हुआ है, इसका मतलब आपको समझ में आ रहा होगा कि बहु का मतलब क्या होता है? जब कोई जीव बहुत भागों में टूट जाए। बहु का मतलब क्या होता है? बहुत भागों में विखंडित हो जाए। जैसे प्लाज्मोडियम, जैसे उदाहरण के लिए क्या है? प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम क्या करता है कि एक से अधिक भागों में या बहुत भागों में विखंडित हो जाता है और प्रत्येक जो खंड होता है वो एक नए प्लाज्मोडियम का निर्माण करता है। तो ये भी विखंडन के अंतर्गत आता है। समझ में आ गया ना? तो विखंडन समझ में आ गया। अब उसके बाद अगला देखते हैं मुकुलन। मुकुलन देखिए क्या होता है? मुकुलन को इंग्लिश में बड शब्द यूज करते हैं, बडिंग कहते हैं, है ना। मुकुलन में देखिए क्या होता है कि मुकुलन को आप कलिका बोल सकते हैं, ठीक है, कलिका जनन। देखिए मान लीजिए कि एक उदाहरण के लिए ये ईस्ट है या आलू समझ सकते हैं आप, उदाहरण के लिए आलू। तो इसमें से क्या होता है कि ईस्ट में ये प्रमुख रूप से पाया जाता है, तो हम ईस्ट ही बोलते हैं ना। ये देखिए मुकुलन में क्या होता है कि जीव का शरीर से एक कलिका निकलती है। ये देखिए ये जीव है, इसके शरीर से एक कलिका निकल रही है, ईस्ट की कोशिका है। किसकी? ईस्ट की। तो इससे एक कलिका निकल रही है, दिख रहा है आपको, और यही कलिका बाद में विभाजित होकर के एक नए जीव को जन्म देती है। समझ में आ गया ना? तो मुकुलन में क्या होता है कि किसी जीव के शरीर से एक कलिका निकलती है, ठीक है, जो भी जीव है, और वह कलिका आगे विकसित होकर के नए जीव को जन्म देती है। तो ये क्या कहलाता है? मुकुलन कहलाता है। ये दो तरह से होता है। नंबर एक बाह्य होता है। बाह्य पाया जाता है हाइड्रा में। किसमें? हाइड्रा, एक हाइड्रा सिलेंट्रेटा वर्ग संघ का है, इसको देख लेते हैं। ये जैसे मान लीजिए हाइड्रा होता है, ठीक है, ये हाइड्रा है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि एक कलिका निकलती है, यहां से एक कलिका ऐसे निकलेगी, ठीक। फिर क्या होगा कि ये कलिका यहां से विखंडित हो जाएगी इस तरीके से, और देख लीजिए दो हाइड्रा बन गए, है ना। ये भी फिर छोटा है तो अभी बाद में विकसित हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा धीरे धीरे, ठीक है। तो ये तो हो गया। देखिए इसमें शरीर से बाहर निकल रहा है, इसको बाह्य मुकुलन बोलते हैं, बाह्य मुकुलन। और एक होता है अंतः मुकुलन। अंतः मुकुलन में क्या होता है? ये स्पंज में पाया जाता है। किसमें? हम यहां पे लिख देते हैं, स्पंज में पाया जाता है, ठीक है। तो स्पंजों के अंदर क्या होता है? इसमें कई तरीके की कोशिकाएं बन जाती हैं, अंदर कलिकाएं निकलती हैं, ठीक है, ठीक है। और ये कलिकाएं जब मुक्त होंगी तो एक नए जीव को जन्म देते हैं, इसको अंतः मुकुलन बोलते हैं। मतलब जब कलिकाएं जो है ना शरीर के अंदर बने तब इसको अंतः मुकुलन कहते हैं। तो ये भी समझ में आ गया होगा। उसके बाद है बीजाणु जनन। देखते हैं बीजाणु जनन क्या होता है। देखिए सबसे पहले तो बीजाणु जनन को समझ लेते हैं, होता है क्या। देखिए बीजाणु जनन में कोई जीव बीजाणुओं को उत्पन्न करता है, ठीक है, क्या करता है? बीजाणु उत्पन्न करता है, और वो बीजाणु फिर अंकुरित होकर के नए जीव को जन्म देते हैं। समझ में आया? तो दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं चल बीजाणु, मतलब जो चल सकते हैं। मतलब मान लीजिए उदाहरण के लिए कि किसी जीव ने बीजाणु बनाए, वो चल सकते हैं, तो वो चलने के बाद में जहां पर अपना
अनुकूल वातावरण होगा वहां पर अंकुरित हो जाएंगे। ठीक है। एक होते हैं अचल बीजाणु, जो चल नहीं सकते, गतिमान नहीं होते, वो एक ही स्थान पर रहते हैं। ठीक है। तो उदाहरण के लिए जैसे इसमें दिया है पेनिसिलिन, तो बीजाणु जनन समझ में आ गया ना। बीजाणु जनन का मतलब होता है कि कोई जो जीव होते हैं वो बीजाणु उत्पन्न करते हैं और वो बीजाणु अनुकूल परिस्थितियों में नए पौधे का निर्माण करते हैं। ये भी दो तरीके का होता है, चल बीजाणु मतलब जो चलायमान होते हैं, चल सकते हैं, ऐसे बीजाणु जो चल सकते हैं उनको चलायमान, जैसे क्लेमाइडोमोनास में ऐसा होता है। अचल बीजाणु जैसे पेनिसिलिन में अचल बीजाणुओं का निर्माण होता है। तो ये दो तरीके का होता है। ठीक है। उसके बाद है कायिक प्रवर्धन, ये भी आलैंगिक जनन के अंतर्गत आता है। तो चलिए हम लोग उसको देखते हैं और इसको मिटाना पड़ेगा, इसलिए आप इसको अगर लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं कायिक प्रवर्धन। चलिए अब हम लोग देखते हैं कायिक प्रवर्धन। ठीक है। सबसे पहले इसको हम पढ़ लेते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, पौधों में बीज के अतिरिक्त वर्धी या कायिक अंगों द्वारा भी प्रजनन क्रिया संभव होती है। पौधों में प्रजनन की इस विधि को कायिक प्रजनन या कायिक प्रवर्धन कहते हैं। ठीक है। देखिए सबसे पहले तो हम जान लेते हैं कि कायिक प्रवर्धन कहते हैं किसे। देखिए जो पौधे होते हैं, पौधों में आपने देखा होगा कि पुष्प होते हैं, फूल होते हैं, है ना, उनमें बीज बनते हैं। जैसे सरसों का फूल आपने देखा होगा, फिर बाद में पुष्प गिर जाता है, उसकी जगह पे बीज आ जाते हैं, है ना। तो उससे जनन की प्रक्रिया करते हैं, संपन्न करते हैं। ठीक। लेकिन पौधों में एक खास बात और होती है कि उनके कुछ वर्धी भाग, जो चाहे वो पत्ती हो, तना हो, जड़ हो, है ना, और चाहे उसमें जो राइजोम हो इत्यादि के द्वारा भी ये लोग जनन कर लेते हैं ना। वही चीज यहाँ पर लिखा है कि पौधों में बीज के अतिरिक्त, बीज के द्वारा तो जनन करते ही हैं, उसके अतिरिक्त भी वर्धी या कायिक अंगों द्वारा भी प्रजनन क्रिया संभव होती है। वर्धी या कायिक अंग कौन कौन से होते हैं या क्या होते हैं, जैसे पत्तियां, तना, जड़, इनके द्वारा भी प्रजनन क्रिया संभव होती है। ठीक। पौधों में प्रजनन की इस विधि को कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन कहते हैं। इसी को कायिक प्रवर्धन या कायिक जनन कहा जाता है। मतलब पौधे पुष्प के अतिरिक्त वर्धी भागों से जो जनन की प्रक्रिया को संपन्न करते हैं, वही प्रक्रिया कायिक प्रवर्धन या कायिक जनन कहलाती है। ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई होगी ना कि कायिक प्रवर्धन किसे कहते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कायिक प्रवर्धन की इकाई, क्या इकाई होती है। ऊपरी भूस्तरी जैसे दूब घास में, अंतः भूस्तरी, भूस्तरी, प्रकंद आदि संरचनाएं कायिक प्रवर्ध कहलाती हैं। ठीक है। ये सब संरचनाएं जो लिखी हुई ये सब कायिक प्रवर्ध कहलाती है। आपको ध्यान रखना है कि कायिक प्रवर्ध संरचनाओं के नाम लिखिए या दो कायिक प्रवर्ध संरचनाओं का नाम लिखिए, तब आपको ये प्रकंद, भूस्तरी या फिर अंतः भूस्तरी लिखना होगा। समझ में आया ना। इन्हें प्रोपेग्यूल भी बोलते हैं। उसके बाद अब आपको ये जैसे अब मन में आ रहा होगा कि प्रवर्धन की जो इकाई है, जैसे ऊपरी भूस्थाई है, ये होती क्या है, तो हम आपको वो चीज यहां से समझाते हैं। देखिए ये तने का रूपांतरित होता है, एक रूपांतरण है। ऊपरी भूस्थाई क्या होती है, ये भूमि की सतह पर रेंगते हुए तने होते हैं। ठीक है। जैसे उदाहरण के लिए दूब घास, आपने गांव में देखा होगा या फिर आपने दूब घास जो होती है उसको देखे होंगे ना, कि वो क्या होती है, ऊपर ऊपर जमीन की सतह पर रेंगती है और उसकी पत्तियां इस तरीके से ऊपर की तरफ होती है। तो अंतः भूस्तरी का मतलब समझ में, सॉरी ऊपरी भूस्तरी का मतलब समझ में आया ना, ऐसा तना जो जमीन की सतह पर रेंगता है। ठीक है। इसीलिए इसको रनर भी बोलते हैं, रेंगता है। उदाहरण के लिए जैसे दूब घास। अब आपको ऊपरी भूस्तरी समझ में आ गया होगा ना, कि वह तना जो भूमि की सतह पर रेंगता है। आगे देखते हैं अंतः भूस्तरी। अंतः भूस्तरी का मतलब क्या होता है, इसमें तना भूमि के अंदर होता है। मतलब वह तना जो भूमि के अंदर होता है उसे क्या कहते हैं, अंतः भूस्तरी कहा जाता है। जैसे उदाहरण के लिए पुदीना में आप लोगों ने देखा होगा कि उसमें जो पौधे के तने होते हैं वो अंदर जाल सा बिछा लेते हैं, जाल से संरचना बना लेते हैं। ठीक है। तो अगर कोई भी तना जो
जमीन के अंदर होता है तब उसे क्या कहते हैं, अंतःभूस्तरी कहा जाता है। ठीक है, इसमें तना भूमि के क्या होता है, अंदर होता है। उसके बाद है भूस्तरी, इसमें तना लगातार जल के संपर्क में रहता है। जैसे उदाहरण के लिए आपको अच्छा उदाहरण रहेगा जलकुंभी। जलकुंभी सब लोग सुने होंगे, देखे होंगे, जाने होंगे। इसे वाटर हायसिंथ भी बोलते हैं और इसे बंगाल का आतंक भी कहा जाता है। ठीक है, आप लोगों को जलकुंभी के बारे में थोड़ा सा बताते चले तो इसको जो लाया गया था शुरुआत में, इसे जब भारत में लाया गया था, जानकर आश्चर्य होगा आप लोगों को कि केवल इसे इसलिए लाया गया था भारत में कि ये यहाँ पर इसके पुष्प आकर्षक थे। ठीक है, आकर्षक होने की वजह से, पुष्प आकर्षक थे, पौधा भी अच्छा दिखता था, इसलिए इसे लाया गया था। और आज भारत में एक बड़ी समस्या, एक बड़े खरपतवारों में से एक है। ठीक है, आप किसी भी तालाब में कोई पौधा देखे न देखे, आपको जलकुंभी जरूर मिल जाएगी। ठीक है, और इससे नुकसान भी होता है। ये क्या करता है जलकुंभी या वाटर हायसिंथ, जो जल में, क्योंकि जल में ही होता है तो ये जल से ऑक्सीजन को खींच लेता है। तो जल में जो जीव रहते हैं, मछली वगैरह होती है, उनको ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तो उन्हें ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, इसके कारण वो मरना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो इसे बंगाल का आतंक भी कहते हैं, इसीलिए कहा जाता है क्योंकि काफी ज्यादा नुकसानदायक होती है, ये तालाब के लिए खतरनाक साबित होती है। तो समझ में आ गया ना भूस्थायी। उसके बाद है प्रकंद। यह शाखित तना होता है जो भूमि के अंदर पाया जाता है। जैसे उदाहरण के लिए अदरक और हल्दी, मतलब शाखित होते हैं। आपने हल्दी देखा होगा, अदरक होते देखा होगा, उसमें कई सारी शाखाएं बटी होती है ना। ऐसा तो होता नहीं कि सीधी सीधी अदरक होती है, सीधी सीधी हल्दी होती है, ऐसा नहीं होता ना। तो अदरक क्या होता है, ये शाखित तना होता है एक तरीके से, इसे प्रकंद कहते हैं। क्या कहा जाता है, कोई भी तना जो शाखाओं में बटा होता है और भूमि के अंदर पाया जाता है उसे ही प्रकंद कहते हैं। ठीक है, राइजोम इंग्लिश में बोलते हैं, याद रखिएगा। उसके बाद है कंद। कंद और प्रकंद में अंतर क्या है, कंद अशाखित होता है, मतलब शाखा विहीन होता है, इसमें शाखाएं नहीं होती हैं, उसको प्रकंद कहते हैं, सॉरी कंद कहते हैं, जो भूमि के अंदर पाया जाता है। किसके अंदर होता है, भूमि के अंदर। जैसे उदाहरण के लिए आलू। आलू को आपने देखा है, बहुत कम ही देखा होगा कि एक आलू से एक जुड़ा है, दूसरे से तीसरा। अदरक हल्दी की तरह नहीं होते, आलू क्या होता है, सिंगल होता है ना। गुच्छे में जरूर मिलते हैं लेकिन इस तरीके से नहीं होता कि एक आलू दूसरे आलू में ऐसे जुड़ा हुआ है ना, वो चीज नहीं होता। तो आपको यहाँ पर ये समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये थोड़ा कठिन भी था तो इसलिए हमने लिख दिया, इसे आप लोग लिख सकते हैं और हमने बता भी दिया है। तो इस तरीके से जीवों में अलैंगिक जनन की प्रक्रिया संपन्न होती है ना। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा या फिर समझ में भी आया होगा, है ना। तो अभी हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर। एक क्वेश्चन हम आप लोगों को देते हैं, एक या दो क्वेश्चन, उन्हें आप लोग को बताना है। अभी हम पहले इसे मिटा देते हैं। उस क्वेश्चन को आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, हम कुछ सेकंड का टाइम देंगे आप लोगों को करने के लिए। क्वेश्चन है आज आपका, बंगाल का आतंक किसको कहा जाता है, किसको या किस पौधे को, पौधे को लिख देते हैं, किस पौधे को कहा जाता है। ठीक है, ये जरूरी क्वेश्चन है, इंटर में है, आप तो आना चाहिए। बताइएगा, इसको 10 सेकंड का टाइम है आपके पास। टाइम पूरा हुआ, आप अपने आंसर का मिलान कीजिए इससे। आंसर है इसका वाटर हायसिंथ। ठीक है, इसे वाटर हायसिंथ भी कहते हैं। आप सभी नाम जाने रहिए, आपको परेशानी नहीं होगी। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही दोस्तों। अगले वीडियो में हम लोग लैंगिक जनन के साथ मिलेंगे।
अगले वीडियो में लैंगिक जनन पढ़ेंगे। धन्यवाद।